जी गुड मॉर्निंग। तो आज की कक्षा में हम देखने वाले हैं भारत के पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में। और पर्वत एवं पहाड़ियों के क्रम में जो आज की चर्चा होगी, जैसे पश्चिमी घाट पर्वत है आपका, तो पश्चिमी घाट में भी बहुत सारी चोटियां हैं। पूर्वी घाट पर्वत की बात करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी चोटियां हैं, उन सब की बात होगी। इसके बाद हिमालय की जो विभिन्न रेंज हैं उनमें बहुत सारी चोटियां हैं, बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, उनकी बात होगी। और हिमालय की जब बात होती है तो पूर्वोत्तर भारत का जो भाग है जो हिमालय के अंतर्गत आता है वो भी इसी में कवर हो जाता है। इसके साथ साथ हम नेपाल में भी, क्योंकि हिमालय के अंतर्गत आता है, तो नेपाल में भी कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, चोटियाँ हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, वहाँ से संदर्भित चर्चा आज आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो चर्चा देखने को मिलेगी, आप देख रहे होंगे ये आपको मैप दिख रहा है, फिजिकल मैप इंडिया का। और इसमें यदि आप देखें, हिमालय में देखें तो यहाँ पे विभिन्न रेंज हैं। जैसे आपको काराकोरम रेंज दिख रही होगी, लद्दाख रेंज दिख रही होगी, जास्कर दिख रहा है, पीर पंजाल दिख रहा है। तो इस प्रकार की विभिन्न रेंज जो हैं ये आपके मैप में भी दी गई होंगी और आप सबको फिजिकल मैप ओपन कर लेना चाहिए जम्मू कश्मीर का। यदि आपके पास पुराना है तो आप जम्मू कश्मीर का जो मैप है वो प्राकृतिक मैप जम्मू कश्मीर का ओपन कर लीजिए। वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी और स्पष्ट आपको दिखेंगी और आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप भारत के मैप में देखेंगे तो शायद कुछ चीज़ें आपको देखने को ना मिले। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का मैप सबसे पहले आप ओपन करेंगे और वहीं से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले सबके पास एटलस होना चाहिए और सब जो है मैप को ओपन कर लीजिएगा। और एक एक लोकेशन आपको बताई जाती है, वो आपको साथ साथ आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, अपने मैप में अंडरलाइन करते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका मैप है जो मैंने अभी आपको दिखाया और इसमें विभिन्न रेंज हैं। यदि आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का मैप यदि आप देख रहे होंगे, विभिन्न रेंज आपको दिख रही होंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको काराकोरम रेंज दिख रही होगी। काराकोरम रेंज के बाद यदि आप देखें तो आपको लद्दाख रेंज देखने को मिल जाएगी, इसी के जस्ट नीचे। ये आपका काराकोरम रेंज है, इसी के जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया। लद्दाख के बाद जांस्कर रेंज देखने को मिल रही है। और आप जांस्कर रेंज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार खेलो इंडिया जो गेम हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं? खेलो इंडिया जो गेम अभी संपन्न हुए हैं लद्दाख में हुए हैं। और लद्दाख के कहाँ पर हुए हैं? जास्कर रेंज में हुए हैं। इसलिए ये जो रेंज है यहाँ से संदर्भित जो भी प्रश्न हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। इसके बाद आप देखेंगे पीर पंजाल देखेंगे और पीर पंजाल के बाद फिर आ जाता है धौलाधर और धौलाधर के बाद में आ जाता है शिवालिक। तो ये जो रेंज है ये आपको पता होना चाहिए, आपके मैप में चीज़ों को आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। और इनके क्रम में यदि हम पूछें तो क्रम पूछा जाता है कि इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या लगाएं। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है मैडम ने, यहाँ पे होगा कल जाएंगे पीडीएस लेने। तो आप देखेंगे कि ये पूरी रेंज आपकी आ जाएगी। कल फॉर काराकोरम, जाएंगे फॉर, इसके बाद इसमें थोड़ा सा कमी है, इसमें भी मैडम ने उल्टा थोड़ा सा कर दिया है, इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, टाइपिंग में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो काराकोरम हो गया, काराकोरम के बाद लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद जांस्कर हो गया, जांस्कर के बाद पीर पंजाल और धौलाधर और शिवालिक। अब एक एक को यदि अलग कर देंगे तो चीज़ें आपकी मिल जाएंगी। जैसे का फॉर हो जाएगा काराकोरम, एल से हो जाएगा ला से लद्दाख, जास्कर जे से हो जाएगा, और इसके बाद पी फॉर पीर पंजाल, डी फॉर धौलाधर और एस फॉर शिवालिक। ठीक है, तो इसमें ये रेंज आपको पता होना चाहिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर और शिवालिक। ये धौलाधर है और शिवालिक है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो मध्य भारत में जब आप मैप देखते हैं, भारत का मैप खोलते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि मध्य भारत में जिनको आप बोलते हैं कि बहुत सारी अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, तो उनमें भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, पूछी जाती हैं। जैसे यदि आप भारत का मैप ओपन करते हैं, जो आपको पहला मैप मैंने दिखाया था, यदि आप इसको ओपन करते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से अरावली रेंज, सतपुरा रेंज, बिंद रेंज, और इस प्रकार से ये क्रम आपका आगे बढ़ जाता है। जब हम बात करते हैं सतपुरा रेंज की, तो सतपुरा रेंज में भी 3 से 4 पहाड़ियां आती हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक एक करके मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। यदि आप मैप देखेंगे मध्य भारत का, यदि आप मैप ओपन कर लेंगे, जैसे महाराष्ट्र का मैप ओपन कर लीजिए, आप मध्य प्रदेश का ओपन कर लीजिए, तो जो पहाड़ियां, जैसे सतपुरा रेंज की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश का मैप ओपन करेंगे, राजस्थान का ओपन करेंगे और इससे छत्तीसगढ़ का ओपन करेंगे, तो ये रेंज आपको अच्छे से स्पष्ट दिख जाएंगी। क्या चीजें आपको देखनी है, क्या चीजें आपको अंडरलाइन करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे अरावली,
अरावली स्पष्ट है, आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अरावली के बाद आपको विंध्यन रेंज मिलेगी, उसके नीचे विंध्यन रेंज मिलेगी। विंध्यन के बाद आप देखेंगे सतपुरा रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो इनका क्या है कि परीक्षा में किस प्रकार से, प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण है, इनका क्रम पूछा जाता है। तो क्रम के लिए क्या है कि इनकी अवस्थिति हमें पता हो, इनकी अवस्थिति के साथ साथ इनका जो क्रम है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ये क्रम आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद सतपुरा के बाद आप देखेंगे तो महादेव या कैमूर आप बोलते हैं। इसके बाद मैकाल रेंज मिलेगी, रामगढ़ रेंज मिलेगी, राजमहल रेंज मिलेगी। और इसके बाद यदि आप पूर्वोत्तर में चले जाते हैं तो गारो, खासी और जयंतिया, ये रेंज आपको देखने को मिलती है। तो इसमें आप देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से जो पश्चिम का क्रम है, इसकी बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की क्रम की बात की गई है कि किस प्रकार से जब आप अरावली से आगे बढ़ते हैं और मध्य भारत की यात्रा करते हैं तो किस प्रकार से विभिन्न रेंज आपको मिलती जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपके मैप में दिया गया होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहाड़ियाँ, जो पहाड़ियाँ यहाँ पे मैं दर्शा रहा हूँ, उन पहाड़ियों को जाकर उनमें आपको क्या कर लेना है कि इनको अंडरलाइन कर लेना है। जो भी ये रेंज है उनमें आपको इनको अंडरलाइन कर लेना है। अब इसमें से एक प्रश्न और अक्सर पूछा जाता है कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है, इनके किन दो पहाड़ियों के बीच से ये होकर बहती है। अब नर्मदा नदी की यदि हम बात करते हैं तो आप देखेंगे अरावली, बिंद, सतपुरा, 3 पहाड़ियों को आपको याद होना चाहिए, 3 पहाड़ियों का क्रम आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और जब पूछा जा रहा है नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है या ताप्ती कहाँ से होकर बहती है, तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो जब आप बात करते हैं नर्मदा की, नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा आप देखेंगे कि सतपुरा और विंध्याचल, इन 2 रेंजों के बीच से होकर बहती है। और इस प्रकार से नर्मदा नदी के बारे में ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तापी नदी के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि तापी जो नदी है वो किन 2 रेंजों के मध्य से होकर बहती है। तो तापी के बारे में यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि सतपुरा हो गया और सतमाला हो गया, इन 2 रेंजों के माध्यम से आपको तापी नदी देखने को मिल जाती है। इसके बाद क्या चीजें और पूछी जाती हैं, जैसे सतपुरा की पहाड़ियों का क्रम क्या है, सतपुरा की पहाड़ियों का क्रम क्या है, ये पूछा जाता है। अब सतपुरा की पहाड़ियों में यदि देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे सतमाला, सतमाला के बाद आप देखेंगे अजंता, अजंता के बाद आप देखेंगे गाबिलगढ़, और गाबिलगढ़ के बाद आप देखेंगे महादेव, और इसके बाद आपको मैकाल रेंज देखने को मिलती है। तो ये सतपुरा रेंज की पहाड़ियां हैं, इनका क्रम भी पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है भारत के पर्वतों की। ये 2 मैप आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक है जम्मू कश्मीर का, एक आपका है लद्दाख रीजन का। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा यहाँ पे हम कर लेते हैं। जैसे जब एकल था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एकल था, तब हम बात कर लेते थे कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, किस प्रकार की श्रृंखलाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब अगर अलग अलग देखना है हमें तो सबसे पहले यदि हम लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख रेंज की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि लद्दाख में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है K2 है। K2 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें है वो आपका K2 देखने को मिल रहा है। K2 के साथ साथ यदि आप देखें तो इसमें एक K2 के साथ साथ यदि आप देखें तो उसी के आसपास देखेंगे एक पहाड़ी और है जिसको बोलते हैं मासेरुब्रुम, और एक दूसरी पहाड़ी उसके पूर्व में है जिसको बोलते हैं गासेरुब्रुम। तो ये पहाड़ियाँ यहाँ पे बहुत छोटे में दिया हुआ है, जैसे आप देखेंगे K2, और K2 के बाद यदि आप देखेंगे तो इधर हो गया गासेरुब्रुम, इधर हो गया मासेरुब्रुम। ये 3 पहाड़ियाँ पूछी जाती हैं कि जो K2 है उसके पूर्व में कौन सी पहाड़ी है या उसके पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है। तो ये पहाड़ियों का आपको क्रम पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत अन्य पहाड़ियाँ भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि K2, इस रीजन में K2 सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसके आसपास की जो पहाड़ी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो K2 के आसपास की पहाड़ियों की बात करें तो दाहिने साइड में आप अपने मैप में देखेंगे तो गासेरुब्रुम देखने को मिलता है, और यदि आप देखेंगे बाएं साइड में तो आपको देखने को मिलता है मासेरुब्रुम। तो इन 2 पहाड़ियों को आपको अंडरलाइन करना है। और गार्डविन आस्टीन की बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर की ऊंचाई आपको इस रेंज में देखने को मिल जाती है। तो लद्दाख का जो मैप है उसमें आपको जाकर इन 3 पहाड़ियों को अंडरलाइन करना है। इसके बाद यदि हम देखें तो जम्मू कश्मीर की बात आती है। जम्मू कश्मीर में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज के समय में जो है वो नागा पर्वत पड़ता है। नागा पर्वत आप देखेंगे 8126 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये
इस रीजन में आपको देखने को मिलता है। तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ आपको नागा पर्वत एक महत्वपूर्ण चोटी जो है वो याद रखना है जम्मू कश्मीर के मैप में, और उसको जाकर अंडरलाइन भी चीज़ों को कर लेना है। तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ थी जो पूछी जाती हैं वो आपने देख लिया। इसके बाद बात आती है हिमनदों की। तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हिमनद भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जो हमारी सतत वाहिनी नदियाँ हैं वो इन्हीं क्षेत्रों से, इन्हीं हिमनदों से निकलती हैं। तो हिमनदों की यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो हिमनद है हमारे लिए वो आपका आता है सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद की यदि हम बात करें तो ये आपको काराकोरम में देखने को मिलता है, और यदि इसकी कुल लंबाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा लंबा जो हमारा हिमनद है वो है आपका सियाचिन, और इसकी जो लंबाई है ये 75 मीटर की लंबी इसकी जो सीमा है। दूसरा आपका आता है हिस्पारा। हिस्पारा की यदि हम बात करें तो यह भी काराकोरम में है। ये जो रेंज है आपके देखने को मिल रही हैं, जैसे हिमनद आपको देखने को मिल रही हैं, ये सभी के सभी काराकोरम से ही संबंधित हैं। काराकोरम से इसलिए संबंधित हैं क्योंकि वर्ष भर वहाँ पे जो है बर्फ जमा रहता है, और वहाँ से जो आपकी सतत वाहिनी नदियाँ हैं उनका घर भी कहा जाता है। तो हिस्पारा भी आपके काराकोरम में है, 61 मीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। तीसरा आपको देखने को मिलता है बियाफो। बियाफो यदि हम देखें तो ये 60 मीटर लंबा है। और चौथे स्थान पे आता है वालतोरा। वालतोरा की जो कुल लंबाई है वो है 58 मीटर। तो इसमें से कम 3 को आपको पता होना चाहिए कि सियाचिन, हिस्पारा और बियाफो, इनका क्रम पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में इनके क्रम से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा हिमनद सबसे लंबा है। बाकी इसमें यदि हम देखें तो वतुरा हिमनद, इसके बाद आपको चोंगो लुंगमा और खारदोपिन, ये हिमनद आपको लद्दाख से संबंधित देखने को मिल जाते हैं, और ये लंबाई के घटते हुए क्रम में सजाए गए हैं। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अब यदि मैप आप देखना चाहते हैं तो मैप में आप देख सकते हैं कहाँ पर कौन सा हिमनद है। जैसे अभी आपने देखा खारदोपिन हिमनद, तो खारदोपिन हिमनद यदि देखें तो आपको इस रेंज में देखने को मिल जाएगा खारदोपिन हिमनद। बियाफो हिमनद की यदि बात करते हैं तो इस रेंज में आपको बियाफो मिल जाएगा। हिस्पार की बात करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बातुरा हिमनद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चोंगो लुंगमा हिमनद आपको इस क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। वालतोरो जो ग्लेशियर है, हिमनद है, ये आपको इस क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर आपको इस रीजन में देखने को मिलता है, और इसके पास में ही यदि हम देखें तो ये आपकी K2 गार्डमिन आस्टीन आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ सालतोरो कांगडी एक हिमनद और है इसी रेंज विशेष में। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, नुनकुन हिमनद है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आप देख रहे होंगे कि ये आपका जोजिला दर्रा है, और जोजिला दर्रा के आसपास अब प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कुछ हिमनदों के नाम देके और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा हिमनद जोजिला दर्रा के उत्तर में है। तो उत्तर में कौन कौन से हैं, बातुरा हो गया, हिस्पार हो गया, चोंगो लुंगमा हो गया, बालतोरा हो गया, और सियाचिन हो गया, बियाफो, खारदोपिन, ये कुछ जो हिमनद हैं ये आपको पता होने चाहिए। अब इसमें जैसे आपने देखा नुनकुन, ये इसकी हम बात करते हैं तो ये जोजिला के नीचे आपको पड़ता है या जोजिला के दक्षिणी भाग में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यदि हम देखें, आप देखते हैं गंगोत्री ग्लेशियर की बात करते हैं, गंगा यहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर यदि बात करें तो आपको इस क्षेत्र विशेष में देखने को मिल जाता है। और अभी ये जो पहाड़ियाँ दी हुई हैं, जैसे कामत पहाड़ी है, त्रिशूल पहाड़ी है, मिलाम पहाड़ी है, नंदा देवी पहाड़ी है, इनकी बात अभी हम उत्तराखंड के अंतर्गत करेंगे। चोराबारी ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है, तो चोराबारी ग्लेशियर अक्सर पूछा जाता है, ये आपके इस रीजन में पड़ता है, इस क्षेत्र विशेष में आपको चोराबारी ग्लेशियर देखने को मिल जाता है। तो ग्लेशियर किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, सबसे पहले इनका सबसे लंबा कौन सा है, सबसे बड़े ग्लेशियर कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्षेत्र क्या है, कौन से ऐसे हैं जो पीओके में पाए जाते हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो आज के भारतीय भूभाग में पाए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि इनका जो क्रम है वो आपको पता होना चाहिए कि किस क्रम में ये हिमनद दिए हुए हैं और किस क्रम में हमें इनको सजाना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो 3 हिमनद ये आपको देखने को मिलते हैं जो आज के जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। एक है रियो, दूसरा है पुन्याह और तीसरा है स्थल। ये 3 हिमनद आपको आज के जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। बाकी के जो हिमनद आपने देखे थे वो आपके लद्दाख क्षेत्र से संबंधित थे। इसके बाद आती है घाटियों के बारे में। घाटियों के बारे में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी घाटियाँ किस क्षेत्र विशेष में स्थित है। जैसे आप देख रहे होंगे मरखा घाटी। मरखा घाटी
घाटी यदि हम बात करें तो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में आप इसकी अवस्थिति देखने को पाएंगे। कश्मीर घाटी की यदि हम बात करते हैं तो महान हिमालय तथा पीर पंजाल के मध्य के भाग में आप देखने को पाते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो नुब्रा घाटी आपको देखने को मिलती है, और नुब्रा घाटी जो है वो सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। तो कहने का मतलब है कि ये जो नदी घाटियां हैं इनकी अवस्थिति क्या है, किस क्षेत्र विशेष में ये अवस्थित हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। जैसे सुरू घाटी कारगिल में है, और कारगिल का जो क्षेत्र है, क्योंकि लद्दाख का क्षेत्र लगातार इस बार चर्चा में है, आप बजट में भी देखे होंगे, बजट सत्र में भी लद्दाख को लेकर लगातार चर्चा हुई है। काफ़ी वहाँ पे एजुकेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं सरकार द्वारा, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है हिमालय का भौतिक विभाजन। हिमालय का भौतिक विभाजन आता है। इसमें क्या होता है कि पूछा जाता है कि जैसे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय, इनको क्या है कि क्रम में लगाएं, इनको पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाएं या पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जब हम बात करते हैं पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय जो आपका क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलता है दो नदियों के बीच में विस्तारित है। नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी है सिंधु नदी, दूसरा आपकी है सतलज नदी। तो मतलब पंजाब हिमालय का जो क्षेत्र है वो सिंधु नदी और सतलज नदी के क्षेत्र के बीच में विस्तारित है, ये पता होना चाहिए। जब आप बात करते हैं कुमायूं हिमालय की, तो कुमायूं हिमालय आपको देखने को मिलता है सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसको आप बोलते हैं कुमायूं हिमालय। मतलब कुमायूं हिमालय की जो सीमा रेखा है वो सतलज नदी और काली नदी द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके बाद आपकी बात आती है नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय की जब बात करते हैं, आप देखते होंगे कि काली नदी के उद्गम को लेकर विवाद भी है, और यहीं से भारत नेपाल संबंधों में जो विवाद है वो यही है, क्योंकि काली नदी का दो जगह से काली नदी की ओरिजिन होती है। अब भारत मानता है कि जो सबसे आपके पश्चिमी भाग में है, भारत मानता है कि इस सोर्स से काली नदी का उद्गम हुआ है। नेपाल कहता है नहीं, कि ये जो आपका सबसे पूर्वी भाग है इस सोर्स से काली नदी का उद्गम हुआ है। तो वहां पे काली नदी को लेकर विवाद है, और इसी के कारण आपको देखने को मिलता है कि अभी कुछ दिनों पूर्व भी बहुत ज्यादा चर्चा इस पर हो रही थी। इसके बाद यदि हम देखें तो नेपाल हिमालय की जो सीमा है वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में विस्तारित है। इसके बाद आपका आता है असम हिमालय। असम हिमालय की यदि हम बात करें तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में इसका निर्धारण किया जाता है। तो चार हिमालय ये आपको पता होना चाहिए। यदि बात किया जाए कि सबसे लंबा क्षेत्र किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो आप देख रहे होंगे सबकी लंबाई भी लिखी हुई है, 560 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 720 किलोमीटर। तो सबसे लंबा जो क्षेत्र है यदि हम इसकी बात करें तो नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय के बाद आपका असम हिमालय है, और फिर पंजाब और कुमाऊं। तो अभी तक परीक्षा में इससे संदर्भित प्रश्न ये बना है कि पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएं। हो सकता है आने वाले वर्षों में चारों के नाम देके पूछ लिया जाए कि इनके क्षेत्रफल के आधार पर या इनकी लंबाइयों के आधार पर इनको क्रम में सजाएं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रखना है। इसीलिए यहाँ पे इनकी कुल दूरी दी हुई है। इसके साथ साथ जो नदियां हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कौन सी नदी है जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है दो भागों के बीच में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कल की पीडीएफ उम्मीद करता हूं मिल गई होगी आप सबको, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मिली है? मिल गई है तो उससे आप काम चला लीजिएगा, शाब्दिक त्रुटियों को इग्नोर करिएगा। अब वही चीज़ यहाँ पे मैप के माध्यम से थी, अब यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज बताया गया है कि किस प्रकार से पंजाब हिमालय है ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में विस्तारित है। दूसरा है कुमायूं हिमालय, सतलज और काली के बीच में विस्तारित है। नेपाल काली और तीस्ता के बीच में विस्तारित है। और असम हिमालय है तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में विस्तारित है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद आता है हिमालय। हिमालय क्यों प्रसिद्ध है यदि हम देखें, जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे पर्वत चोटियाँ तो हैं ही साथ बहुत सारे दर्रे हैं, बहुत सारे पासेज जिसको आप बोलते हैं। और ये जो दर्रे या पासेज हैं ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे आपके सिक्किम से संबंधित हो, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ये आपके जो 5 राज्य हैं इनसे संदर्भित जो दर्रे हैं वो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और वो दर्रे भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे माना पास, नीति पास, सॉरी ये उत्तराखंड का मैप आप देख रहे हैं, माना पास हो गया, नीति पास हो गया। इसके बाद यदि हम देखें
तो इसमें कुछ और दर्रे हैं जैसे लिपुलेख पास, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से दर्रे किस राज्य विशेष में आते हैं। अभी इनकी संपूर्ण चर्चा आगे की वीडियो में की गई है। इसको मैंने इसलिए दिखाया है कि यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछी जाती है। कौन सी? यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी नंदा देवी, और नंदा देवी ये क्षेत्र आपका है नंदा देवी का, और नंदा देवी के क्षेत्र के आसपास की कुछ पहाड़ियाँ हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले आपने देखा नंदा देवी। नंदा देवी आप देख रहे हैं, इस अवस्थिति इसकी जो है नंदा देवी की इस रीजन में है। उत्तराखंड का मैप देखेंगे वहां पे आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब नंदा देवी यहाँ पे दिया हुआ है, तो नंदा देवी के साथ साथ दो और पहाड़ियां आपके लिए महत्वपूर्ण है, त्रिशूल और कामित। अभी पूर्व के मैप में जो हमने ग्लेशियर की चर्चा किया था वहां पे हमने त्रिशूल और कामित पहाड़ियों के बारे में देखा था। तो यहाँ पे क्या इनका क्रम पता होना चाहिए कि इन 3 पहाड़ियों का, ऐसे तो बहुत सारी पहाड़ियां और हैं, 3 से 4 और हैं, लेकिन कम से कम इन 3 का क्रम पता होना चाहिए, जिससे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाएं तो आप आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले आपको कामित याद रखना है, त्रिशूल याद रखना है, नंदा देवी याद रखना है। लेकिन यदि हम बात करें कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी है, भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो नंदा देवी आप जानते हैं भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, फूलों की घाटी भी यहीं पे अवस्थित है। अगर बात हम करते हैं फूलों की घाटी की, तो आपने सुना होगा शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पे स्थित है? पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है। फूलों की घाटी तो आपकी हो गई उत्तराखंड में, लेकिन शांत घाटी जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? केरल में है शांत घाटी। ठीक है, हाँ साइलेंट वैली, शांत घाट, अच्छा साइलेंट वैली से समझते हैं। ठीक है, साइलेंट वैली जो है आपकी केरल में है। तो जब आप इसको नोट डाउन करिएगा तो यहीं पर उसके बारे में भी आपको नोट डाउन कर लेना है। आगे बात कर लेते हैं घाटियों की। जैसे आप सुने होंगे दून घाटी। दून घाटी का जो क्षेत्र है, यदि हम उसकी बात करें तो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में विस्तारित है। ठीक है, इसके बाद आप देखते होंगे जोहार घाटी, सुनते होंगे। जोहार घाटी जो है ये मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के उपनाम से भी जानी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, इसी क्षेत्र विशेष में मिलती है। फूलों की घाटी में अभी आपने देखा कि चमोली जिला में है, इसके बारे में आपने बात कर लिया, और यह भी पता हो गया कि यूनेस्को की बायोस्फीयर जो रिजर्व की सूची है उसमें शामिल है। और अभी हाल ही में एक और स्थल शामिल हुआ है इस सूची में, वो आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का एक नया स्थल इसमें शामिल हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है नेलांग घाटी। नेलांग घाटी उत्तरकाशी जिले में है, और यहीं पर आप देखते होंगे कि गंगोत्री नेशनल पार्क जो पड़ते हैं वो यहीं पर अवस्थित आपको देखने को मिलता है। इसके बाद सर वो पर्यावरण का विषय है सर। इसके बाद बात आती है नेपाल की। नेपाल के संदर्भ में यदि हम देखें तो कुछ पहाड़ियां हैं जो पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे माउंट एवरेस्ट दिया हुआ है। माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं कि लगातार महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी ऊंचाइयों के संदर्भ में अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो उस संदर्भ में ये रीजन महत्वपूर्ण है। अब जब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो आप मैप में देखेंगे नेपाल के, तो माउंट एवरेस्ट के आसपास 2 पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, जिनमें से आपकी एक है गौरी शंकर, दूसरी आपकी है मकालू। ये 3 पहाड़ियां आपके संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये जो रीजन है ये आपके माउंट एवरेस्ट से संबंधित है, और यहां से संदर्भित प्रश्न बन सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट के पूर्व में कौन सी पहाड़ी है या सबसे पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका हो गया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद यदि आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आ गया गौरी शंकर, और यहाँ पे 6 नंबर पे आपका आ गया मकालू। इसके साथ साथ भी 3 से 4 पहाड़ियाँ और आपको देखने को मिलती हैं। जैसे पहला आपको देखने को मिलता है धौलागिरी, दूसरा आपको देखने को मिलता है अन्नपूर्णा, तीसरा आपको देखने को मिलता है मनासलू। तो इनका क्रम आपको याद रखना है कि किस क्रम में ये पहाड़ियाँ आती हैं, और 6 की 6 ये पहाड़ियाँ आपको नेपाल के संदर्भ में और हिमालय के संदर्भ में ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्रम दिए हुए हैं, इसी क्रम में आपको इनको याद रखना है और इसी प्रकार से आपको इनको लेकर चलना है। इसके बाद बात आती है सिक्किम की। सिक्किम की जब हम बात करते हैं, सिक्किम में आपको देखने को मिलता है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा देखने को मिलता है, वो आपको पता होना चाहिए। और जानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें काराकोरम को हम छोड़ देते हैं उस रेंज को, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तिब्बत में, तो तिब्बत में आपको नामचा बरुआ देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में।
पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इनका क्रम पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले आपका आता है डफला। ठीक है, डफला के बाद आता है मिरी, मिरी के बाद आता है अबोर, अबोर के बाद आता है मिसमी पहाड़ियाँ, मिसमी के बाद आपका आता है पटकाई, पटकाई के बाद आ गया नागा, नागालैंड में, इसके बाद आपका आ गया मणिपुरी। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आ जाता है मिजो पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये पहाड़ियों का जो क्रम है ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर मिलेगा? पूर्वोत्तर भारत का मैप आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, शायद लगी है PDF, मैं इसको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जैसे आप प्रवेश करते हैं पूर्वोत्तर भारत में, जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपको सबसे पहले गारो खासी जयंतियाँ मिल जाती हैं, गारो खासी जयंतियाँ, ये 3 पहाड़ियाँ मिल जाती हैं। और जब मानसून आप पढ़ते हैं उस संदर्भ में भी ये 3 पहाड़ियाँ महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है मिरी, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, नागा, और इसके बाद फिर मणिपुरी, और इसके बाद आपका आ जाएगा मिजो पहाड़ियाँ या लुसाई की पहाड़ियाँ। तो ये जो क्रम है ये आपको देखने को मिलता है और इनका क्रम भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से जब हम असम से अरुणाचल प्रदेश होकर मिजोरम तक की यात्रा करते हैं तो किस प्रकार से इन पहाड़ियों का क्रम आपको देखने को मिलता है। तो अपने भी मैप में इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्रम आपको याद होना चाहिए, डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, नागा, मणिपुरी और मिजो या लुसाई की पहाड़ियाँ। ये क्रम आपको याद कर लेना है और निश्चित तौर पे याद हो जाएगा, DMAMP। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो पूर्वी घाट के मैदान एवं पहाड़ियों की बात आती है। अब पूर्वी घाट की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो महानदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक माना जाता है। ठीक है, और जहां पर यदि एक प्रश्न बहुत ही चर्चित प्रश्न है कि कहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं, जो क्षेत्र हैं, आपस में आके मिलते हैं, किस पहाड़ी के पास पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर मिलते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी पहाड़ी है? गलत। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है, सबसे पहले हम देख रहे हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बारे में। और इसमें सबसे पहले आप देखेंगे चांदीपुर रेंज, आपने सुना होगा, चांदीपुर रेंज सुना होगा, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, चांदीपुर, जब भी कोई रॉकेट का हम प्रक्षेपण करते हैं तो चांदीपुर रेंज से ही करते हैं। और उसके बाद आपकी आ जाती है चिल्का लेक उड़ीसा में। और चिल्का लेक की जब हम बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वत की तो इसकी जो शुरुआत होती है वो महेंद्रगिरी से मानी जाती है। ठीक है, महेंद्रगिरी से मानी जाती है। और इनका क्रम क्या है ये आपको पता, जैसे तटों के बारे में तो हमने कल बात किया था, इनका क्रम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी के बाद नल्ला मलाई या नल्ला माला हिल्स, और इसके बाद पालकोंडा हिल्स, पालकोंडा के बाद जावड़ी हिल्स, और इसके बाद सेवराय की पहाड़ियाँ, इसके बाद आपको देखने को मिलता है पंचई मलाई की पहाड़ियां, और यहां पे आपको देखने को मिलता है सिकमलाई की पहाड़ियां। तो ये जो क्रम है ये आपको पता होना चाहिए। कई बार परीक्षाओं में सीधा क्रम दे देता है, 4 नाम दे दिए, महेंद्रगिरी, नल्ला मलाई, जावड़ी, सेवराय। तो इनको क्रम में लगाने का क्या है तरीका, किस प्रकार से आपको करना है वो आपको पता होना चाहिए। अब इस चीजों को आप क्या करिए कि मैप में एक एक पहाड़ी के बारे में अंडरलाइन कर लीजिएगा तो चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। ये क्रम कई बार पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो नल्ला मलाई हो गया, पालकोंडा हो गया, जावड़ी की पहाड़ियां हो गई, सेवराय की पहाड़ियां हो गई, पंचई मलाई की पहाड़ियां हो गई, और सिरू मलाई की पहाड़ियां आपकी हो गई। तो इसको साथ साथ आपको क्या करना है कि इसको अंडरलाइन करते हुए चलना है। चिल्का झील है, चिल्का झील के जस्ट अपोजिट साइड में आप देखोगे कि आपको व्हीलर द्वीप देखने को मिलता है। और व्हीलर द्वीप क्यों मशहूर था, व्हीलर द्वीप क्यों चर्चा में है? हाँ, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है, इसको छोड़ दीजिएगा, ये पता नहीं क्या लिख दिया गया है। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया था। 4 सितंबर 2015 को इसका नामकरण किया गया था। तो व्हीलर द्वीप इस संदर्भ में भी आपको पता होना चाहिए। तो अब वो APJ अब्दुल कलाम नहीं लिखा है, जो भी लिखा है, तो इसको क्या कर लीजिए कि आप अंडरलाइन, साथ साथ अंडरलाइन कर लीजिएगा तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं।
दक्षिण भारत की पहाड़ियां, जैसे अभी आपसे पूछा गया कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पर आपस में आकर मिलते हैं, तो कहां पर आपस में आके मिलते हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई या काडरमम, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, काडरमम की पहाड़ियां आती हैं। तो इनका भी क्रम पूछा जाता है कि सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ी पड़ती है या काडरमम बोलते हैं उसको, ये थोड़ी सी शाब्दिक, ठीक है। हाँ, तो नीलगिरी, अन्नामलाई और काडरमम, और लास्ट में आपकी आती है पालमी की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनके संदर्भ में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला, तो यदि आपके पास है मैप है तो इसको प्लीज अंडरलाइन एक बार कर लीजिए। कोई पहाड़ी नहीं दिख रही हो तो बताइएगा, मैं मैप में देखता हूँ, ठीक है। नल्ला माला दिख रहा है, नल्ला माला होगा आपके मैप में दिया होगा, ठीक है। नहीं दिया है तो तमिलनाडु का मैप खोल लीजिएगा, आंध्र प्रदेश का खोल लीजिएगा, और अलग अलग राज्यों के मैप ओपन करके वहां पे चीज़ों को आप कर सकते हैं, ठीक है, दिया हुआ है। अब इसमें यदि हम बात करें आगे, तो नीलगिरी के बारे में क्या पता होना चाहिए। नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पर एक प्रमुख स्थान है ऊटी, ठीक है। ऊटी के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि ऊटी जो आप देखते हैं पर्यटन स्थल, ऊटी पर्यटन स्थल कहाँ पर है, किस क्षेत्र विशेष में है, किस पहाड़ी से संदर्भित है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी के संदर्भ में दोदा बेट्टा, ठीक है, डोडा बेट्टा, और डोडा बेट्टा की जो ऊंचाई है 2637 मीटर की आपको ऊंचाई देखने को मिल जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, उन्हीं में आपको डोडा बेट्टा की पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाती हैं। इसी के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पाल घाट दर्रा, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं जब आप बात करते हैं पश्चिमी घाट की या पूर्वी घाट की, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत सारे दर्रे देखने को मिलते हैं। और जब भी आपने मानसून पढ़ा होगा तो आप देखते हैं कि जो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं उन्हीं के सहारे मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं और भारत के आंतरिक भागों में भी वर्षा करती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पर्वत जो है, यदि हम देखें पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत, तो जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत पूर्वी घाट पर्वत से ज़्यादा है, जिसके कारण आप देखते होंगे कि बिस्ट छाया प्रदेश आप सुनते होंगे, बिस्ट छाया प्रदेश आपका बन जाता है पश्चिमी घाट के पूर्व में। लेकिन कुछ भागों में भी वर्षा हो जाती है, जैसे कर्नाटक का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो कुछ बिस्ट छाया क्षेत्र होने के बावजूद भी कुछ वर्षा हो जाती है। कैसे? इन्हीं घाटियों के माध्यम से जो मानसूनी पवनें हैं वो इसमें प्रवेश कर जाती हैं। तो कहने का मतलब नीलगिरी और अनाईमुदी के बीच में आपका पड़ता है पाल घाट दर्रा, इसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो अनाईमुदी के बाद आपका जो पड़ेगा वो आपका पड़ेगा सेनकोट्टा गैप, और सेनकोट्टा गैप आपको देखने को मिलेगा सबसे लास्ट में काडरमम के पास में। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा दर्रा पड़ता है, पाल घाट दर्रा पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे लास्ट में यदि हम इन पहाड़ियों के क्रम की बात करें तो सबसे लास्ट में आपको काडरमम की पहाड़ियां देखने को मिलती है, जिसको आप इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनका क्रम है, ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आता है पश्चिम तटीय मैदान एवं पहाड़ियों के बारे में, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैप रफली बना है, कोई बात नहीं, हमें चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले सतमाला श्रेणी आपने देखा है, सबसे टॉप में अभी हमने बात किया, तो सतमाला श्रेणी के बाद से ही इसकी शुरुआत होती है। कलसूबाई नामक पहाड़ी है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। और जो कलसूबाई है, नाम थोड़ा सा गलत लिखा है तो उस पर नहीं जाना है, कलसूबाई पे जाना है आपको। इसकी ऊंचाई है 1946 मीटर। इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलता है हरिश्चंद्र श्रेणी। हरिश्चंद्र श्रेणी के जैसे आप नीचे जाते हैं दो दर्रे आपको देखने को मिलते हैं, और ये जो दोनों दर्रे दिए हुए हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं? पहला दर्रा कौन सा पड़ता है? जब हम उत्तर से दक्षिण की यात्रा करते हैं तो प्रायद्वीपीय भाग में जो दर्रे पड़ते हैं उनका क्रम क्या है? थाल घाट, आगे सबसे पहला कौन सा है? थाल घाट, दूसरा भोर घाट, तीसरा, और हाँ, तो इसमें याद कैसे रखना है आपको? पहला हो गया थाल घाट, दूसरा भोर घाट, तो पहला आपका है थार घाट, दूसरा भोर घाट, तीसरा आपका आता है पाल घाट, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे पाल घाट, और पाल घाट के बाद सबसे लास्ट में आपका आता है सेनकोट्टा गैप। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं के सहारे यदि हम देखते हैं तो इन्हीं के सहारे तटीय क्षेत्रों में आवागमन के लिए सुविधाएं विकसित की गई हैं। जैसे रेल मार्ग आप देखते हैं, सड़क मार्ग देखते हैं, क्योंकि पहाड़ियों से होकर तो जा नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं कि इन्हीं गैप के माध्यम से हमने सड़कें बिछाई हैं, हमने रेलवे
लाइन बिछाई है और आसानी से हम तटीय भागों में परिवहन करते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, कलसूबाई की पहाड़ी आपको याद रखना है। कलसूबाई के बाद आपको महाबलेश्वर याद रखना है। महाबलेश्वर के बाद आप देखेंगे तो आपको बाबा बूदन की पहाड़ी देखने को मिल जाएगी। बाबा बूदन की पहाड़ी देखेंगे तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी यदि देखेंगे तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कुद्रेमुख, और कुद्रेमुख के बाद यदि हम चले जाते हैं और नीचे तो आपको नीलगिरी पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं, और नीलगिरी के बाद फिर अन्नामलाई, और अन्नामलाई के बाद काडरमम, और काडरमम के सबसे लास्ट में एक बोला जाता है महेंद्रगिरी, जो सबसे लास्ट अंतिम पहाड़ी है। तो आपका एक प्रश्न था कि कहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं, तो पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट हैं ये नीलगिरी पे आके मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलाप है वो नीलगिरी के क्षेत्र में होता है। अब इसमें से ये जो नाम दिए हुए हैं शायद ही आपको मैप में अपने देखने को मिले, हो सकता है आपको कलसूबाई देखने को मिल जाए, कलसूबाई के बाद नीलगिरी अन्नामलाई देखने को मिल जाए, महाबलेश्वर हो गया, बाबा बूदन हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, कुद्रेमुख हो गया, ये शायद आपको देखने को ना मिले। यदि आप राज्य विशेष का ओपन करते हैं तो शायद ही चीजें आपको मिल जाएं। तो इसका जो क्रम है एक बार नोट कर लेना है कि कोई भी पहाड़ी इसमें से जो है मिस ना हो पाए, और ये क्रम हमें याद रहे, कलसूबाई, महाबलेश्वर, बाबा बूदन, ब्रह्मगिरी, कुद्रेमुख, नीलगिरी, अन्नामलाई, काडरमम, ये क्रम आपको पता होना चाहिए। लास्ट के 3 क्रम तो आपको याद ही हो गए हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई और काडरमम, ये तो आपको याद ही हो गए हैं। तो इसमें स्टार्टिंग के जो है कि कहां से शुरू होता है, कलसूबाई, यहां पे गलत लिखा हुआ कलसूबाई है, कलसूबाई हरिश्चंद्र श्रेणी में आता है, और उसी के बाद से ये क्रम आपका प्रारंभ होता है। तो अभी जो चीजें हमने देखे हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आता है इसके बाद आपका आता है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रों के संबंध में यदि हम देखें तो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब इसमें यदि हम देखें काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, चांगला दर्रा, खारतुंगला दर्रा, यांगला दर्रा, अघिल दर्रा, ये आपके कुछ दर्रे हैं जो आपके क्षेत्र है लद्दाख जहां से आपको संदर्भित हैं। इसके बाद पीर पंजाल, बनिहाल, वुर्जिल दर्रा, ये आज के जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलते हैं। इनका नाम आपको पता ही होगा, तो इसको ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट जो भी हमने पढ़ा, कहाँ पे देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। पाल घाट कहाँ पे देखने को मिलेगा, केरल में देखने को मिलेगा। बाकी के इन दर्रों के बारे में आप पढ़े होंगे, तो इसमें यहाँ पे समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक प्रश्न यहाँ से बनता है पंचदोआब क्षेत्र के बारे में, जो कई पुस्तकों में दिया हुआ है, कई में नहीं दिया हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पंचद्वाब का जो क्षेत्र है उनका क्रम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पंचद्वाब के क्षेत्र में यदि हम देखें तो यहाँ पे कुछ नदियाँ आपको देखने को मिल रही होंगी। नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, ब्यास नदी है, सतलज नदी है। अब ये जो नदियाँ दी हुई हैं, इन्हीं के क्षेत्रों को, इन्हीं के जो आप कह लीजिए इनका जो अपवाह तंत्र है, इनके जो संग्रहण क्षेत्र हैं, उसी को कुछ द्वाब के नाम से जानते हैं। जैसे पहला आपका है तो पहले को आप जानते हैं सिंध सागर द्वाब, मतलब झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है, उसको हम बोलते हैं सिंध सागर द्वाब। दूसरा आपका आता है चाज द्वाब। चाज द्वाब मतलब आपका हो गया झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है, जो आपका क्षेत्र आता है जहाँ पे इनसे संदर्भित विभिन्न प्रकार के आप कह लीजिए कि कृषि की गतिविधियाँ होती हैं और विभिन्न प्रकार के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगे हैं। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र आते हैं ये चाज द्वाब के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आपका आता है रेचना द्वाब। रेचना द्वाब का मतलब हो गया आपका तीसरे क्षेत्र की बात हो रही, चिनाब और रावी के बीच का जो क्षेत्र है उसको आप रेचना द्वाब के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका आता है बारी द्वाब। बारी द्वाब क्या हो गया? बारी द्वाब आपका हो गया रावी का क्षेत्र, और रावी के बाद आपका हो गया सतलज का क्षेत्र। तो रावी और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है उसको बारी द्वाब के नाम से जानते हैं। लास्ट में आता है आपका बिष्ट द्वाब। ब्यास और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है उसको बिष्ट द्वाब के नाम से जानते हैं। तो इनका जो क्रम है पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इन द्वाबों का क्रम आता है, 1 2 3 4 और 5। तो इनको इस क्रम में आपको याद रखना है
है कि सबसे पहले आपका आएगा सिंध सागर दोआब, दूसरे स्थान पे आपका आ जाएगा चाज दोआब, तीसरे स्थान पर आपका आ जाएगा रेचना दोआब, चौथे पर आपका आ जाएगा बारी दोआब और पांचवें पर आपका आ जाएगा बिष्ट दोआब। और इनके जो क्षेत्र हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि किन नदियों के बीच के क्षेत्र को किस दोआब के नाम से आप जानते हैं। अब इसके बाद आपके आते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न जैसे अभी आपने देखा तो आपको इसका सही जवाब देना है। इसके बारे में भी मैंने बताया कि सबसे पहले कौन सी पहाड़ी आती है और इसको पढ़कर आपको जवाब देना है। बोला है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर, मतलब यदि आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं तो आपको किस प्रकार से पहाड़ियों का क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 4 पहाड़ियां यहाँ पे दी हुई हैं। कौन कौन सी दी हुई हैं? नल्लामलाई, नीलगिरी, जावड़ी की पहाड़ियां और अन्नामलाई, 4 दी हुई हैं। इनमें इनका जो क्रम है वो कौन सा है? चले बताएं, आप लोग भी बताएं क्रम कौन सा सही होगा। उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनको सजाना है। प्रयास किया करें कि जितनी चीजें पढ़ें वो यहीं पे कवर हो जाएं। चले बताएं। सी विकल्प सही है। नल्लामलाई, जावड़ी की पहाड़ियां, नीलगिरी और अन्नामलाई, सी विकल्प सही है। और कोई? सर आप लोग? बी और डी में, बी और डी जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। अभी देखिए आपका जवाब निकल जाएगा। ये है नल्लामलाई की बात हुई है। सबसे पहले आपको नल्लामलाई देखने को मिल रही है। नल्लामलाई के बाद दूसरा नाम आपका था जावड़ी की पहाड़ियाँ। नल्लामलाई के बाद आपकी जावड़ी की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। इसके बाद तीसरा नाम था नीलगिरी और चौथा नाम था आपका अन्नामलाई। तो यदि आपने ये क्रम याद रखा है, नल्लामलाई, जावड़ी, नीलगिरी, अन्नामलाई, तो इस आधार पर यदि हम देखें तो सी विकल्प इसका सही उत्तर था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर था सी विकल्प था कि नल्लामलाई, जावड़ी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली है, एक ही राज्य में जिसका विस्तार देखने को मिलता है? अजंता सत्य है। ठीक है, तो अजंता की जो पहाड़ियां हैं इसका जो विस्तार है सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसमें बताएं, इस प्रश्न का जवाब बताएं। 4 ग्लेशियर के नाम दिए हुए हैं। पूछा है कि कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन हिमनद है, अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ियां हैं? अभी आपने सुना था, बताया गया, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों पे दोनों घाट आपस में मिलते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ, इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है, इसका जवाब दीजिए। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। बताएं। कौन सा एक कथन गलत है, ये पूछा गया है। मतलब 3 कथन इसमें सही हैं, एक ही गलत है। वो गलत वाला कौन सा है? ए। मक्खी डिस्टर्ब कर देती है। इसमें बताएं। आपने एक चीज़ पढ़ा था जब आपको मुख्य परीक्षा के लिए, जब आपका भूगोल पढ़ाया जा रहा था, आपको एक मैंने अभ्यास प्रश्न दिया था। याद होगा कि जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं पहाड़ियों के क्रम बढ़ते क्यों हैं? या मैंने आपको बताया था कि जैसे दक्षिण के उत्तर की तरफ जाते हैं आप पश्चिमी घाट के सहारे, तो पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है। क्यों? याद आया? आपको प्रश्न अभ्यास प्रश्न के लिए दिया था कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं पहाड़ियों की ऊंचाई कम होती जाती है। मतलब इससे क्या है कि दक्षिणी भाग हमारा ज़्यादा, ऐसे भी समझ सकते हैं। नीलगिरी की ऊंचाई कितनी है? नीलगिरी में जो सर्वाधिक डोडा बेट्टा है, ठीक है, और जो सबसे टॉप पे हम देखते हैं उसकी ऊंचाई कितनी है? जहाँ से हम अभी देखा, हमने कलसूबाई हमने शुरुआत किया,
कल सुबह ही शुरुआत किया हमने, तो क्या देखने को मिल रहा है कि दक्षिण घाट, दक्षिणी जो क्षेत्र है हमारा अपेक्षाकृत ऊंचा है। तो इसमें क्या लिखा है, पश्चिमी घाट में उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। गलत है, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। थोड़ा सा और आप दिमाग लगा लिए होते तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे। कैसे, प्लेट विवर्तनिकी में आपने देखा था कि प्लेट विवर्तनिकी के दौरान किस प्रकार से भारतीय भूभाग जब जाके टकराया था तो क्या हुआ था, जब हमारी प्लेटें धंसी थी, टकराई थी, दोनों प्लेटें अधोगमित हुई थी, तो पिछला भाग जो था ये ऊपर उठ गया था। तो पिछला भाग ऊपर उठ गया है तो ऊंचाई सर्वाधिक वहीं पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी के जो 3 विकल्प हैं वो आपके इसमें सही दिए हुए हैं। इसमें ना एक बार बार एक मक्खी डिस्टर्ब कर रही है, वो बैठ जाती है तो पूरा स्क्रीन जो है इसका वो बैटरी को हटाइएगा हमारी यहाँ पे बैठ, तो इसके चक्कर में ना चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको आपको बताना है। कल की कक्षा में हमने इसकी बात की थी, इसको आपको बताना है। चलिए, यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ दी हुई हैं और उनके क्षेत्र दिए हुए हैं, उनको मैच करना है। कुछ पहाड़ियाँ दिए हुए हैं और उनके क्षेत्र दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। कार्डरमम की पहाड़ियाँ अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, कार्डरमम पालनी अभी आपने पढ़ा है। कैमूर की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, मिकिर की पहाड़ियाँ। एक और सही पूछा गया, कौन सा सही सुमेलित है? 1 और 4 सही सुमेलित है आपके अनुसार। और कोई? और कोई? कार्डरमम की पहाड़ियां कहाँ? कोरोमंडल तट किसको कहते हैं? कोरोमंडल तट किसको कहते हैं? केरल के तट को कहते हैं। कोरोमंडल तट होता है आपका तमिलनाडु का तट। कार्डरमम की पहाड़ियां कहाँ पे देखने को मिलती हैं? ये केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो कोरोमंडल तट तो होगा नहीं, मतलब कि ये गलत है, क्योंकि कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु से संबंधित है और ये जो पहाड़ी दी हुई है ये केरल और तमिलनाडु के मध्य में अवस्थित है। केरल के दक्षिणी भाग में और तमिलनाडु के भी दक्षिणी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। तो पहला तो आपका हो गया गलत। दूसरा आप देख रहे होंगे कैमूर की पहाड़ियां। कैमूर की पहाड़ियां कहां पर देखने को मिलती हैं? कहां पे देखने को मिलती हैं? मध्य भारत में देखने को मिलती हैं। कोंकण तट कहां पे देखने को मिलता है? गोवा, ठीक है, गोवा महाराष्ट्र। तो मतलब कैमूर की पहाड़ियां जो दिया हुआ है ये भी गलत है, क्योंकि कैमूर की पहाड़ियां विशेषकर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलती हैं। अगला आपका दिया है महादेव की पहाड़ियां। महादेव की पहाड़ियां भी मध्य भारत में देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो महादेव की पहाड़ियां आपका सत्य है। मिकिर की पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत, मिकिर हो गया, रेंगमा हो गया, यहाँ की जनजातियां हैं जिनके नाम पे इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं, तो ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हैं, मिकिर पहाड़ियां, और ये पूर्वोत्तर भारत। तो इसके आधार पे यदि हम देखें तो 3 और 4 जो है वो आपका सत्य हो रहा है, बाकी के गलत हैं। सी विकल्प आपका सही हो रहा है। कहने का मतलब है इसमें सिर्फ आपको जानकारी यदि होती पहले के बारे में कि पहला गलत है तो आप आसानी से जवाब निकाल सकते थे। पहले के बारे में पता है और मिकिर के बारे में पता है तो आसानी से जवाब आप निकाल सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ राज्य दिए हुए हैं और कुछ दर्रे दिए हुए हैं। कुछ राज्य दिए हुए हैं और कुछ दर्रे दिए हुए हैं जो आपको लगाना है और बताना है कि कौन सा उत्तर यहां पर सही हो रहा है। चलें बताएं। अब देख लो सेम विकल्प है तो अच्छी बात है, बताएं। ये सब मध्य भारत या मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश को कम से कम मध्य भारत की बात हो रही है, मुलिंगला। इसमें थोड़ा सा मैडम ने टाइपिंग में गलत कर दिया है, 2 राज्य यहाँ पे और जोड़ने चाहिए थे। चलिए आप मैच मत करिए, आप ऐसे बताइए कि कहाँ पर है। जैसे अभी बुमला दर्रा की यदि हम बात करें तो बुमला दर्रा कहाँ पर देखने को मिलता है?
बुमला दर्रा कहां पर देखने को मिलता है? बुमला दर्रा कहां पर देखने को मिलता है? नहीं पता? बुमला दर्रा नहीं पता? बुमला दर्रा कहां पर देखने को मिलता है, आप लोग बताएं। अरुणाचल प्रदेश, जी हाँ, ठीक है। दूसरी बात आती है जेलेपला, ये कहां पर देखने को मिलता है? ये जम्मू कश्मीर में। गलत। जेलेपला दर्रा कहां पर आपको देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर है। दूसरा बताएं, जेलेपला कहां पे देखने को मिलता है? सिक्किम, बहुत अच्छा, ठीक है, सिक्किम में देखने को मिलता है। मुलिंगला दर्रा कहां पे देखने को मिलता है? काफी कम सुना जाता है ये नाम। मुलिंगला दर्रा कहां पर देखने को मिलता है? मुलिंगला दर्रा कहां पर देखने को मिलता है? मुलिंगला दर्रा, आप में से बताएं कोई। उत्तराखंड, एकदम सही उत्तर। मुलिंगला दर्रा जो है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। शिवकिला के बारे में तो सब जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। शिवकिला दर्रा कहां से संदर्भित है? शिवकिला दर्रा कहां पर देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि दर्रे भी आपको याद नहीं है अच्छे से, ठीक है। नहीं, मिस्टेक कोई बात नहीं, इसको तो आप अलग कर दो ना, आपको तो ये याद है तो इसमें तो आपको बताना था, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो आज की कक्षा थी पहाड़ियों के बारे में और पर्वतों के बारे में, वो तो आपकी ख़त्म होती है, समाप्त होती है। कल की कक्षा जो हम देखेंगे उसमें हम नदियों के बारे में देखेंगे, झीलों के बारे में देखेंगे, और नदियों के किनारे तटवर्ती क्षेत्रों में कौन से शहर स्थित हैं उन शहरों के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि शहरों से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी, याद है सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर याद है तो। अब इसमें से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और याद होना चाहिए। जैसे सबसे पहले उत्तर से दक्षिण में क्रम, पहाड़ियों का क्रम कौन कौन सा है, बिना इसको देखे आपको बताना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर और शिवालिक, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है? नर्मदा घाटी सतपुरा और विंध्याचल के बीच से ये बहती है। तापी नदी सतपुरा और सतमाला रेंज के बीच में बहती है। अब इसमें से सबसे महत्वपूर्ण, इस क्रम के अलावा सबसे महत्वपूर्ण है सतपुरा रेंज की जो पहाड़ियां हैं उनका क्रम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सतमाला, अजंता, गाबिलगढ़, महादेव और मैकाल, ये 5 आपको याद होने चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका ये सतमाला, सतपुरा की रेंज है। सतमाला, अजंता, गाबिलगढ़, महादेव और मैकाल। इसके बाद बात आती है जैसे पहाड़ियों की, प्रमुख चोटियों की। तो लद्दाख में कौन सी चोटी आपको देखने को मिलती है? K2, सबसे महत्वपूर्ण जो है आपको K2 देखने को मिलती है। और K2 के आसपास गासेरुब्रुम, मासेरब्रुम और 1 से 2 पहाड़ियां और भी हैं, चोटियां और भी हैं, उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन इन 3 को आपको अवश्य याद रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हमें नागा पर्वत याद रखना है। इसके बाद बात आती है हिमनदों के बारे में। अभी प्रश्न भी देखा था, यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि हिमनद जो दिए हुए हैं इनमें सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो सबसे लंबा आपको याद रखना है सियाचिन। सियाचिन के बाद हिस्पारा और बियाफो, 3 याद रखना है, कम से कम 3 क्रम आपको याद होने चाहिए। सियाचिन, हिस्पारा और बियाफो, ये 3 क्रम आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो बात आती है हिमनदों के बारे में। ये मैप आपका है, मैप आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद आपकी बात आती है हिमालय के भौतिक विभाजन से संदर्भित, कि भाई पंजाब हिमालय किसको कहते हैं, कुमायूं हिमालय किसको कहते हैं, नेपाल हिमालय किसको कहते हैं और असम हिमालय किसको कहते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय का मतलब किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र? सिंधु और आपका सतलज। दूसरा आपका आ जाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय मतलब सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र। इसके बाद आपका आता है नेपाल हिमालय। नेपाल मतलब काली और तीस्ता, ये मत भूलिएगा, ये मत भूलिएगा। इसमें आपको याद रखना है काली नदी और तीस्ता नदी, ये 2 आपको याद रखना है क्योंकि ये दोनों विवादित रही हैं। तो काली और तीस्ता, ये 2 क्षेत्र आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपका आता है
असम हिमालय, और असम हिमालय की यदि हम बात करते हैं तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको आप असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो और महत्वपूर्ण है जिसका हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ये पहाड़ियाँ आपकी हैं नेपाल से संबंधित, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, मनासलू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और मकालू। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें माउंट एवरेस्ट के आसपास की पहाड़ी कौन सी है तो गौरी शंकर और मकालू, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं जो भी, तो प्लीज़ अपने मैप में जाके एक बार अंडरलाइन चीज़ों को अवश्य कर लीजिएगा पहाड़ियों के बारे में, ठीक है, क्योंकि जब तक स्वयं से नहीं करेंगे तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। इसके बाद बात आती है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, नागा, मणिपुरी और मिजो, जिसको आप बोलते हैं लुसाई की पहाड़ियां। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। किस राज्य में पड़ते हैं ये मैप आपके सामने है, इससे आप देख सकते हैं कि इन पहाड़ियों का राज्य, संबंधित राज्य कौन सा होगा। और यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, इनका भी क्रम आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से पश्चिम से पूर्व बढ़ने पर या पूर्व से पश्चिम बढ़ने पर मेघालय में इन पहाड़ियों का क्रम आता है, ठीक है। इसके बाद आपकी बात आती है इस प्रश्न के बारे में, और ये अभी आपने देखा कि प्रश्न पूछा भी गया है कि सबसे पहले आपका पूर्वी घाट जो पर्वत है उस पे किस प्रकार से चोटियों का क्रम है। तो सबसे पहले महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, पालकोंडा, जावड़ी की पहाड़ियाँ, सेवराय, पंचई मलाई और सिकुरमलाई, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण भारत की पहाड़ियों में नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डरमम और पालनी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नीलगिरी में पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नीलगिरी की। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। पूछा जाता है कि ऊटी नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है, किस पहाड़ी में, नीलगिरी की पहाड़ी में ऊटी नामक पर्यटन स्थल स्थित है। पालघाट दर्रा कहाँ पे है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में आपको पालघाट दर्रा भी देखने को मिलता है। यदि हम राज्य की बात करें कि पालघाट दर्रा किस राज्य में है तो राज्य कौन सा होगा, राज्य कौन सा होगा, तमिलनाडु में है पालघाट दर्रा। वाह भाई, क्या पढ़ा अभी आपने, अभी आपके दर्रे से संबंधित केरल से संदर्भित है, अभी मैंने आपको बताया था। इसके बाद बात आती है पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट में आप देखेंगे तो सबसे पहले कलसूबाई, महाबलेश्वर, बाबा बुदन, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डरमम या इलायची की पहाड़ियाँ सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलती हैं। ये क्रम पता होना चाहिए। इनके जो दर्रों का क्रम है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा गैप, ये क्रम आपको रट जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दर्रे हैं, दर्रों के बारे में आपने चर्चा कर ही लिया। और ये मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया था पंचद्वाब का क्षेत्र, जिनमें आपको यदि हम देखें सिंधु सागर द्वाब तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में विस्तारित है। दूसरा है चाज द्वाब, ये आपका झेलम और चेनाब के बीच में विस्तारित है। तीसरा है रेचना द्वाब, ये आपको देखने को मिलेगा चेनाब और राबी के बीच में। बारी द्वाब का क्षेत्र है, बारी द्वाब का जो क्षेत्र है ये आपको राबी और सतलज के बीच में देखने को मिलेगा। और बिष्ट द्वाब का जो क्षेत्र है ब्यास और सतलज के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसके जो भी स्थान दिए गए हैं, जैसे दर्रों के बारे में अभी हमने देखा कि बहुत सारे दर्रे हैं, तो इसको आपको रट जाना है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बताई जाए, समझाई जाए। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दर्रा किस क्षेत्र विशेष में स्थित है। और दर्रों के साथ साथ जैसे आपने हिमालयी दर्रों को नोट कर लिया, उसी के साथ साथ आपके जो प्रायद्वीपीय भारत में जो दर्रे हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पालघाट केरल हो गया, तुजू दर्रा हो गया मणिपुर, थाल घाट और भोर घाट आपके महाराष्ट्र से संदर्भित है, ठीक है। तो इसको जो भी स्थान है अपने मैप में एक बार नोट कर लीजिएगा। और कल की जो कक्षा होगी, कल की कक्षा में हम नदियों के बारे में और झीलों के बारे में हम कल की कक्षा में देखने वाले हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा कब है, जून माह में है, जून में है सर, अब मई माह में मिलेगी। संडे में अब थोड़ा करंट अफेयर्स मई माह में आपको मिलेगा, संपूर्ण करंट अफेयर्स मिलेगा, कोई कमी नहीं रहेगी मई माह में। उससे पहले भी अभी मिल जाएगा, उससे पहले यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो अप्रैल में आपको एक बार संपूर्ण मिल जाएगा।
अप्रैल में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में आपको मिल जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य विशेष का एग्ज़ाम है। और उसके बाद आपके लिए जो आपका स्पेशल बैच चल रहा है, इसके लिए जो मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा जून माह में, मई माह में, मान लीजिए मई के लास्ट वीक में, क्योंकि अभी पहले से करा दिया जाए तो आपके लास्ट में यदि 1-2 प्रश्न भी गड़बड़ हो गए तो बेकार है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद जी, धन्यवाद।